बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 19 जून को एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने अपने वालिद की शान में कसीदा पढ़ा और अपने वालिद की शान उन्होंने बड़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश की और ये तासुर देने की कोशिश की कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद अगर पाकिस्तान को बनाने में किसी खिदमत हैं तो वो उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा साहब थे। ये अलग बात है कि वो एक वन साइडेड और एक फिक्स्ड और पूरा प्लान्ड इंटरव्यू था जो कि नज़र आ रहा था, किसी को उसमें कोई तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसका कोई एवरेज IQ लेवल भी होगा वो भी देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि किस तरह से ये एक फिक्स्ड मैच था। लेकिन उसके बाद असदुल्ला खान साहब ने 2 वीडियोस की हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाकर असदुल्ला खान लिखें और आप जाकर उनकी 2 वीडियोस देखें, मैं उन वीडियोस का कंटेंट नहीं दोहराऊंगा, जिसमें उन्होंने बताया कि इनके वालिद जो थे काजी फ़ाइज़ के, वो तो कुछ और ही चाहते थे, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं चाहते थे, बल्कि वो अंग्रेज़ों के एजेंडे की तकमील चाहते थे। और कैसे उनका किरदार था, कैसे उनका शर्मनाक किरदार था और कैसे वो इंतशार की आग लगाना चाहते थे और वो सारी चीज़ें, फिर स्मगलिंग में कैसे वो मुलविस रहे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर असदुल्ला खान साहब ने जो वीडियोस की हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मुतनाज़ा शख्सियत थी काजी मोहम्मद ईसा की, जिनको काजी फ़ाइज़ साहब ने जो है वो उनकी बड़ी बढ़ा चढ़ा कर शान बयान की कि बलूचिस्तान में भी सब कुछ उन्होंने किया, सूबा सरहद में भी उन्होंने किया, इवन के बरसगीर में भी जब कोई मसला होता था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उन्हीं को भेजते थे। तो ये सारे मामला थे और जो एक मुख्तसर बल्कि आप ऐसे कहें कि नामुकम्मल इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसको मुकम्मल असदुल्ला खान साहब ने कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि काजी फ़ाइज़ साहब को ये इंटरव्यू महंगा पड़ सकता है और हुकूमत का भी नहीं पता कि हुकूमत इस पर रेफरेंस दायर करती है या नहीं करती, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं से ज़रूर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई भी शहरी क्योंकि कर सकता है, उनके ख़िलाफ़ शिकायत आएगी, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आएगा, हुकूमत भी रेफरेंस दायर कर सकती है और कोई भी आम शहरी भी जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को दरख्वास्त ये भेज सकता है, शिकायत भेज सकता है। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भी ये देखना चाहिए कि पहले भी बड़े जल्दी में उधर से मुख्तसर फैसला आया, उधर से ठग करके और सारा कुछ बंद कर दिया गया। इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहते हैं, उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब को सो मोटो लेना चाहिए था, यानी एज ए चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, सरबराह सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो इस तरह से तो फिर रोज़ाना ही जजेस यूट्यूब चैनल पर बैठे होंगे, इंटरव्यू दे रहे होंगे, लेकिन उनके जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का जो आर्टिकल 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट मुकम्मल तौर पे बताता हूँ कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट कहता क्या है। पहले तो ये देख लें कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने, क्योंकि आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मुतल्लिक है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी करना होता है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 2 सितंबर 2009 को एक नोटिफिकेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए तरमीमी कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया था। 2009 के इस तरमीमी कोड ऑफ कंडक्ट में कुल 11 आर्टिकल थे। इस कोड ऑफ कंडक्ट की अब मैं आपको ज़रा तफसीलात बता देता हूँ। आर्टिकल 1 जो है वो इंसाफ की अहमियत से मुतल्लिक है और उसमें लिखा गया है कि दुनिया जो है वो निज़ाम अदल पर कायम है, इंसाफ से ही जुल्म, बेइंसाफ़ी, जुल्म, नाइंसाफ़ी और अदम मसावात का खात्मा मुमकिन है। और इसमें इंसाफ करने पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि एक जज का अवलीन फ़र्ज़ है कि वो बराबरी और इंसाफ को हर शय पर मुकद्दम जाने और यकीनी बनाए, कि इंसाफ को वो मुकद्दम बनाए और इंसाफ करे हर हाल में। आर्टिकल 2 कहता है कि एक जज को खुदा तर्स, कानून की पासदारी करने वाला, परहेजगार, ज़बान का सच्चा, राय में दानिशमंद, मोहतात, साबिर और लालच से गैर मुतासिर होना चाहिए। इंसाफ की फराहमी के वक्त जज को मजबूत होना चाहिए, कमज़ोर हुए बगैर शाइस्ता होना चाहिए, उसे अपनी बात में ईमानदार होना चाहिए, हमेशा सुकून और तवाज़ुन का दामन थामना चाहिए ताकि वो अपने सामने आने वाले तमाम मामलात में दुरुस्त नताइज अखज़ कर सके। अपनी सीट पर बैठते और उठते वक्त उसे वक्त का पाबंद होना चाहिए, उसे तमाम आदाब को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, उसे अपने सामने पेश होने वाले साइलिन और वकला के साथ बराबरी के पहलू को बरकरार रखते हुए अदालत की शान का ख्याल रखने में मोहतात होना चाहिए। अब आ जाएँ आर्टिकल 3 पे। इसमें कहा गया है कि एक जज से तवक्को की जाती है कि वो बदनामी से बालातर होने के लिए अपने कंडक्ट को तमाम सरकारी और निजी चीज़ों में मिसकंडक्ट से पाक रखेगा। आर्टिकल 4, एक जज को ऐसे केसेस जिनमें उसका अपना मफाद मुलविस हो या ऐसे लोगों का मफाद मुलविस हो जिनका वो लिहाज करता है और जिन्हें वो करीबी अजीज़ या करीबी दोस्त समझता है, उनके मामले में उसे इस सारी कार्रवाई में जो है वो पुरजोर अंदाज में माजरत करनी चाहिए। यानी अगर कोई जज है, उसके सामने कोई ऐसा वकील आ गया जिसके साथ उसका ज़ाती बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, जिसके साथ कोई ऐसा उसका क्लाइंट है वकील का जिसके साथ उसका ज़ाती ताल्लुक़ है,
मुझे याद है साकिब निसार साहब एक केस सुन रहे थे, उन्होंने जिस खातून का केस था उनसे पूछा कि आप वो हैं जो कॉलेज फ़लाँ कॉलेज में होती थी, तो उन्होंने कहा या यूनिवर्सिटी का तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो वो साकिब निसार साहब की क्लास 12 थी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने फिर वो केस सुनने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये केस किसी और बेंच के साथ लगाया जाए। इस तरह कई जजेस करते हैं कि जब कोई ऐसा केस होता है जिसमें वो पहले वकील रहे हों उस केस में या उनका कोई ज़ाती तल्लुक हो, तो वो केस सुनने से इनकार कर देते हैं। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि काजी फाइज़ साहब को उन तमाम वकला के केसेस नहीं सुनने चाहिए जिन्होंने काजी फाइज़ ईसा साहब को बचाने के लिए मुफ्त उनका केस लड़ा है, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दौर में भी यही हुआ था। जिन वकला ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल करवाया था, फिर उसके बाद अरबपति बने, वो अरबों रुपए उन्होंने कमाए, फीसें उन्होंने डबल कर दी और रिलीफ लिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के अदालत से। अब भी काजी फाइज़ साहब जिस तरह से आइन कानून, शरीयत, कुरान मजीद, अहादीस का हवाला देते हैं, तो फिर उसका तकाजा फिर यही है कि वो उन वकला के केसेस ना सुने जिन्होंने उनको बचाया है और एहतसाब से बचाया है और उन्होंने काजी फाइज़ साहब के हक़ में मुफ्त केस लड़ा है। उसके बाद इसी में लिखा गया आर्टिकल 4 में कि एक जज को किसी भी ऐसे फ्री के साथ जिसका केस उस जज के सामने हो, कारोबारी डील, चाहे यह कारोबार कितना ही गैर अहम क्यों न हो, करने या कारोबारी डील जारी रखने से सख्ती से बाज रहना चाहिए। अगर ऐसी डील से बाज रहना मुश्किल हो तो जज को फौरी तौर पर ऐसे शख्स के केस के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहिए। एक जज को किसी भी ऐसे केस से डील करने से इनकार कर देना चाहिए जिस केस में उस जज का एक पार्टी के साथ या उसके वकील के साथ दूसरी पार्टी की निस्बत ज़्यादा ताल्लुक़ हो, या फिर जज का दोनों पार्टियों और उनके वकीलों के साथ ताल्लुक़ हो। आर्टिकल 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि अपने काम के दौरान पब्लिक की नज़र में एक जज को वो तमाम तर पब्लिसिटी मिलती है जो उसके लिए अच्छी होती है। यानी जज है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज है, 22 करोड़ में से 17 जजेज़ हैं, 16 जजेज़ हैं, जैसे ज़्यादा उसको क्या चाहिए कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जज को मज़ीद पब्लिसिटी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ख़ासकर उसे किसी किस्म के अवामी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखें ना, काजी फाइज़ साहब अवामी तनाज़े में तो पड़ गए, अपने वालिद की उन्होंने ऐसी ऐसी शान बयान की जिसका असदुल्ला खान के मुताबिक हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कंट्राडिक्ट किया है इरशाद आरिफ साहब का आर्टिकल और वो सारी चीज़ें और बुक्स के हवाले और वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। तो इसलिए अब वो उसके ऊपर एक बहस छिड़ गई है, एक इंटरव्यू उन्होंने जिस तरह से दिया। अच्छा, उसके बाद ये आर्टिकल 5 ये भी कहता है बिलखुसूस किसी सियासी सवाल पर बावजूद इसके कि उसका ताल्लुक़ किसी कानून के सवाल से हो, इस तरह की किसी चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए जिससे कंट्रोवर्शियल बने वो और कंट्रोवर्सी में आए। और काजी फाइज़ साहब तो आपको पता है कि कई कंट्रोवर्सीज़ में पहले आ चुके हैं। अब ये इंटरव्यू भी उन्होंने दे दिया है, तो पहले और मामला था उनका, ज़ाहिर केस चल रहा था, ये और मामला है। तो इसलिए आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो जिस तरह से वो कंट्रोवर्सी में आए हैं, जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया है, पब्लिसिटी और वो सारे मामला, तो बहरहाल उनके खिलाफ शिकायत आ सकती है, रेफरेंस आ सकता है, और देखते हैं कि उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर किस तरह से उस पर कार्रवाई करती है नहीं करती, क्या होता है। आर्टिकल 6 इसमें कहा गया कि एक जज को कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो सके वो ख़ुद को लिटिगेशन या ऐसे मामला जो लिटिगेशन की जानिब ले जाएँ, जैसा कि इंडस्ट्री, ट्रेड या क्यास आराई पर मबनी ट्रांजैक्शंस में ख़ुद को अपनी इमा पर या दूसरों की इमा पर मुलविस नहीं करना चाहिए। ना ही नाजायज़ फ़ायदे के हसूल के लिए अपनी पोजीशन के असर रसूख को इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे ये नाजायज़ फ़ायदा फ़ौरी मिले या मुस्तकबिल में मिले, एक संगीन गलती है। एक जज को प्राइवेट इदारों या अफराद के माली खर्चों या दीगर जिम्मेदारियों से बचना चाहिए। ये अखराजात उस जज की जिम्मेदारियों की अंजामदेही में उसे शर्मिंदा कर सकते हैं। आर्टिकल 7 एक्स्ट्रा जुडिशल ड्यूटीज़ या जिम्मेदारियाँ, चाहे ये सरकारी हों या निजी, से अमूमन गुरेज करना चाहिए। एक जज को किसी भी इदारे में इलेक्टिव ऑफिस के लिए उम्मीदवार बनने से बचना चाहिए। आर्टिकल 8 तहाइफ सिर्फ करीबी रिश्तेदारों या करीबी दोस्तों से वसूल करना चाहिए और ये तहाइफ सिर्फ कस्टमरी नोयत के होने चाहिए। ऑफिस के नतीजे में बतौर फेवर्स दी जाने वाली हर चीज़ से मना करना चाहिए। एक एज ए जज वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनको कोई बंदा फेवर देना चाहता है तो उससे उन्हें मना करना चाहिए, इनकार करना चाहिए। किसी भी पेशशुदा इंटरटेनमेंट को कबूल करने से कबल उस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि इसका असल मकसद जज के फरीज़े के साथ टकराव पैदा नहीं करता। आर्टिकल 9 अपने अदालती काम में और दीगर जजेस के साथ तल्लुकात में एक जज को हमेशा अपनी अदालत और उसके साथ साथ तमाम अदालतों में हमआहंगी को बरकरार रखने के लिए काम करना चाहिए। किसी भी जज की राय के साथ इख्तलाफ को हमेशा अदब और तहम्मुल के साथ बयान करना चाहिए। आर्टिकल 10 अदालती काम के दौरान एक जज को केसेस का फैसला मुख्तसर तरीन वक्त में करने के लिए तमाम इक़दामात उठाने चाहिए। वैसे ये आर्टिकल 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काश कि हमारी अदलिया देखती
कि कौन कौन से जजेज़ हैं जो जल्दी के इसके फ़ैसले नहीं करते। और इसी तरह से ये तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज़ के लिए, काश के नीचे जो जजेज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, उनको भी कोई देखता, ट्रायल कोर्ट के जजेस को देखता कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, कितने फैसले कर रहे हैं, किस तरह के फैसले कर रहे हैं, उन कितने फैसले उनके ऊपर जाके बरकरार रहते हैं, कलअदम हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी। अदालती काम के दौरान एक जज को केसेस का फैसला मुख्तसर तरीन वक्त में करने के लिए तमाम तक इक़दाम उठाने चाहिए। इसे ऐसी कोशिशों पर मौसर अंदाज में काबू पाना चाहिए जिनसे केसेस को जल्द निपटाने का अमल मुतासर होता हो, और मुनासिब तहरीर शुदा फ़ैसलों के ज़रिए केसेस को तेज़ तरीन अंदाज में निपटा कर साइलिन की तकालीफ को कम करने की हर कोशिश करनी चाहिए। जो जज अपनी ड्यूटी के इस पहलू से गाफिल होता है वो अपने काम से ईमानदार नहीं होता, और ये एक संगीन ऐब है। आर्टिकल 11 आखिरी आर्टिकल है। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो आईन पाकिस्तान में बताए गए तरीक़ाकार से हटकर जो है वो वजूद में आती है, आला अदलिया के किसी भी जज को चाहिए कि ऐसी अथॉरिटी को किसी भी अंदाज में सपोर्ट फराहम ना करे। इसमें आइन के 3rd शेड्यूल में ऑफिस के बयानशुदा हलफ के बरखिलाफ हलफ उठवाना जैसी सपोर्ट शामिल है। ये जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है। आर्टिकल 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 10 तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के से जजेस के लिए, नीचे भी जजेस का ज़ाहिर है कोड ऑफ कंडक्ट होगा या उनकी ज़िम्मेदारी होंगी, उनको भी उनको पूरा करना चाहिए। साल तक केसेस चलते रहते हैं, वो फैसले नहीं करते, तो ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। वो ये इंटरव्यू नहीं दे सकते थे। मुझे नहीं याद कि कभी किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस तरह से बाकायदा तौर पर बैठ के और शोहरत के लिए, जो नज़र यही लग रहा है कि उन्होंने बस अपने वालिद की जिस तरह से वो कसीदा कोई की और शान बयान की और कंट्रोवर्शियल बातें की जिनको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी वो एडमिटेड फैक्ट्स नहीं हैं, उनको कंट्राडिक्ट किया बहुत से लोगों ने, तारीख़ की किताबों में मिलता है, तो इसलिए वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो गई, मुतनाज़ा बातें हैं। अब देखें, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद असदुल्ला खान साहब की वीडियोज़ आ गई, बातें शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर एक बहस चढ़ गई। तो ये सारे मामलात हैं। देखते हैं हुकूमत इस पर रेफरेंस दायर करती है नहीं करती, या कोई आम शहरी कब इसके ऊपर कोई शिकायत भेजता है, उस शिकायत को एंटरटेन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है नहीं करती, किस तरह की सूरत है। उसकी वजह यह है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उन पर वकला का बहुत ज़्यादा दबाव है, वकला तंजीमों का, उन वकला तंजीमों का जो कि ज़ाहिर है जिनको PDM की सपोर्ट हासिल है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट हासिल है और NGOs की सपोर्ट हासिल है, और उन वकला तंजीमों की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर दबाव है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कुछ भी करें, यूट्यूब चैनल्स पर इंटरव्यू दें, उनके असास जदादें बाहर निकल आएँ, उनकी बीवी FPR को मुतमईन ना कर सके, कंट्राडिक्शंस आ जाएँ, उनके जो है वो ऐसे अकाउंट सामने आ जाएँ जो डिक्लेयर्ड ना हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन आपने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो अब देखते हैं, ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने अमल से बताएगी कि दबाव वो ले रहे हैं नहीं ले रहे। अगर ये जब शिकायत आएगी तो उसका जो भी उसका फ़ैसला होगा उससे किसी हद तक हम ये देख सकेंगे कि किस हद तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान दबाव ले रहे हैं या नहीं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।